तो लास्ट क्लास में हम पांडु पढ़ रहे थे। कल के टॉपिक में हम देख चुके पांडु के निदान देख लिए, पूर्व रूप देख लिए। आज इसकी संप्राप्ति देखते हैं। इसकी संप्राप्ति देखिए तो कल क्लास में अब आपको अब के लिए नहीं, हमेशा के लिए जब जब तक भी आप पढ़ोगे तब के लिए याद रखना है, पांडु कैसी व्याधि है? पित्त प्रधान त्रिदोषज व्याधि है। यानी कि त्रिदोषज तो है, कफ और वात कहीं नहीं जाएंगे, कफ और वात साथ रहेंगे, लेकिन हमेशा डोमिनेंसी किसकी रहेगी? पित्त की। और उसको आप डायरेक्ट ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे मैं आप लोगों को बोलती आ रही हूँ कि पित्त और रक्त का डायरेक्ट कोरिलेशन होता है। तो पांडु से अब हम बोलते हैं कि रस प्रदोषज विकार है, लेकिन अपन को प्रत्यक्ष क्या होता है? विकार नो डाउट रस प्रदोषज है, प्रत्यक्ष हमें क्या होता है? रक्त की कमी। तो इसके कारण यहाँ से भी आपको याद रखना है कि इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट डायरेक्ट सिर्फ याद रखने के लिए कि इन्वॉल्वमेंट किसका है? ब्लड का इन्वॉल्वमेंट है, यानी कि ब्लड से रिलेटेड डिसऑर्डर है। तो नो डाउट पित्त तो होगा ही होगा, और कैसा होगा? डोमिनेंट होगा। ओके, तो हमेशा के लिए एक तो ये बात दिमाग में रखोगे ना, तो आप एक तो निदान इसके इजीली लिख सकते हो अगर याद भी नहीं है फिर भी, और लक्षण भी बहुत आराम से लिख सकोगे। तो स्टार्ट करते हैं इसकी संप्राप्ति। जो भी कल हमने निदान देखे, कौन कौन से निदान देखे थे? त्रिदोष प्रकोपक देखे थे, लेकिन मेनली कौन से थे उसमें? जो पित्त को बढ़ाने वाले थे। तो उन निदानों के सेवन से क्या होगा? पित्त प्रधान त्रिदोष का प्रकोप होगा। प्रधानता किसकी रहेगी? पित्त की। त्रिदोष प्रकोप होगा, लेकिन कौन सा? पित्त प्रधान त्रिदोष प्रकोप होगा। अब उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग भी है, ध्यान से सुनिएगा क्या है। अब यहाँ पर जो लिखा हुआ है, जिससे धातु पोषण क्रम में शिथिलता और गौरवता, इसका मतलब क्या है? जैसे और जगह हम सब जगह क्या बोलते आ रहे हैं? स्रोतस अवरोध होगा, बस वही चीज है ये। अब देखिए, त्रिदोष प्रकोप होगा, त्रिदोष प्रकोप होते ही क्या होगा? सभी स्रोतस का इन्वॉल्वमेंट होगा, स्रोतस अवरोध होगा। तो उस स्रोतस अवरोध को डायरेक्ट ना लिख करके संहिताओं में ऐसे ही लिखा गया है। धातु पोषण क्रम क्या होता है? धातु पोषण क्रम में आहार रस से रस धातु बनी, रस धातु से रक्त बनेगी आगे, रक्त से आगे मांस, और ऐसे करके लास्ट में शुक्र, और बाद में क्या बनता है? ओज। ओज का फॉर्मेशन होगा लास्ट के अंदर, ठीक है। ये अपना सबसे एंड प्रोडक्ट है। ये मिलेगा हमें कैसे? जब अपना जो धातु पोषण जो न्याय है, चाहे वो क्षीरदधी न्याय के थ्रू हो या केदारी कुल्या न्याय, जो भी न्याय, उसके थ्रू हमें लास्ट में क्या मिलेगा? सार मिलेगा, धातुओं का ओज। लेकिन यहाँ पर क्या हो गया? जो धातु पोषण क्रम है उसके अंदर शिथिलता और गौरवता का मतलब अवरोध, ऑब्स्ट्रक्शन हो गया। वर्क जो भी था उनका, कि रस का काम है रक्त का निर्माण करना, आगे की और अगली धातुओं का निर्माण करना, लास्ट में ओज का निर्माण करना, ये उनके नॉर्मल फंक्शन है। लेकिन ये नहीं हो पाएंगे। ये क्यों नहीं हो पा रहे? क्योंकि उनके अंदर शिथिलता या गौरवता या स्रोतस अवरोध हो गया। अब उसकी वजह से क्या होगा? ये जो चार चीजें हैं, ये आपको एज इट इज याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या होगा इसके कारण? अब देखो, धातुएं नहीं बन रही, स्टार्टिंग की ही धातु का विकार हो चुका है, यानी कि रस खराब, रस की विकृति। तो आगे नो डाउट किसी भी धातु का ढंग से निर्माण, ऐसा नहीं है कि एकदम निर्माण रुक जाएगा, लेकिन प्रॉपर जो उनका फॉर्मेशन है वो नहीं होगा। तो अब जब खुद ही सोचिए, जब धातुएं पूर्ण रूप से नहीं बनेंगी, आगे चलिए, धातुएं नहीं बनेंगी तो ओज नहीं बनेगा, और ओज नहीं होगा तो बल नहीं होगा, ठीक है। और अपना जब जो भी बोलते हैं, हमारे शरीर को धारण कर रही हैं, या फिर जिससे भी हमें, अगर आयुर्वेद की तरफ से बात करते हैं, धातुएं क्या करती हैं? शरीर का धारण करती हैं। जो भी है, स्नेह है, बल, वर्ण, इन सब की क्या हो जाएगी? हानि हो जाएगी, क्योंकि निर्माण नहीं हो रहा है किसका? धातुओं का। रस धातु है, रस धातु का आपने अगर प्राकृत कर्म याद हो तो क्या करती है? प्रीणन करती है, प्राण दे, तृप्ति करती है, बल देती है। तो ये सारी धातुओं की कमी हो रही है, तो बल, वर्ण, स्नेह और ओज चारों याद रखने हैं आपको। इनके गुणों का क्या होने लगेगा? क्षय होने लगेगा। क्षय हो रहा है मतलब कि इनकी कमी हो रही है। आपको जो जोर है वो इधर दे के रखना है, ओज की कमी होगी। क्योंकि देखो, ओज क्या है? जब भी अपने को अपन बोलते हैं कि चेहरे की कांति, चेहरे की प्रभा किससे नजर आती है? ओज से नजर आती है। अभी हम लक्षण में जब देखेंगे,
जो अपन श्वेतता, पांडुता बात कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं उसमें रोल इसका भी है कि ओज नहीं है। ओज नहीं है तो चेहरे पर कांति फ़ील नहीं होगी। चेहरा कैसा फ़ील होगा? चेहरा एकदम ऐसे मुरझाया हुआ सा और ऐसे एकदम प्रलाप वाली स्थिति इसके अंदर जब लक्षण आएँगे तब हम बात करेंगे। तो इनका क्षय होने लगेगा। अब क्षय होने से क्या है, अब ये दोष प्रकोप तो हो रखा है। दोष प्रकोप से क्या है, इनका क्षय हुआ। आगे क्या होगा? स्थान संशय याद रखना है, क्योंकि हमने जब परिभाषा देखी है या इसके लक्षण देखेंगे, तो मेन लक्षण हम क्या देख रहे हैं इसका? मेन लक्षण आप परिभाषा वापस से याद कीजिए कि त्वचा, जिस व्याधि में त्वचा का वर्ण श्वेत और पांडु हो गया, तो त्वचा पर हमें त्वचा का कलर डायरेक्ट बदला हुआ दिखाई दे रहा है, या हमें डायरेक्ट इफेक्ट जो है वो स्किन पर फील हो रहा है। वो फील कब होगा? जब कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट या उसकी सरफेस कहीं ना कहीं वो एक स्किन को लेके चले। याद रखने के लिए बताया ये सब। तो याद रखना है कि ये जो त्रिदोष प्रकोप हुआ है, ये कहाँ आके स्थान संचय करेगा? अब काम तो वही चलेगा। आपने निदान सेवन कर लिया, ठीक है, यानी कि संचय हुआ, प्रकोप की स्थिति आ गई, प्रसर हो रहा है, प्रसर के बाद स्थान संचय कहाँ होगा, यानी कि षट क्रिया काल का भी आप साथ साथ इसमें देख के चल सकते हो। तो स्थान संचय कहाँ होगा? त्वक और मांस धातु के बीच में, स्किन और मसल्स या मांस के बीच में वो दोष आकर के स्थित हो जाएंगे। अब ये प्रकोपित दोष है, जहां भी जाके स्थान संचय करेंगे शांत नहीं बैठेंगे, ठीक है। शांत नहीं बैठेंगे यानी कि गड़बड़ करेंगे। अब गड़बड़ क्या करेंगे? मांस में गए हैं, त्वचा में गए हैं, मेन दो चीज याद रखिए, ठीक है। तो त्वचा का डिस्कलरेशन करेंगे, मांस को क्या करेंगे? दूषित करेंगे। अब दोनों के अंदर ब्लड सप्लाई होती है, दोनों स्किन में भी ब्लड सप्लाई है, मांस में भी ब्लड सप्लाई है, तो रक्त को भी दूषित करेंगे, ठीक है। याद रह जाएगा इस तरीके से। अगर आप त्वक मासांतर स्थान संचय को याद रखते हो तो दृष्टि भी इन्हीं की होगी, किसकी? रक्त की और मांस की, ठीक है। और दोष तो इन्वॉल्वमेंट है ही, यहाँ पर पित्त कफ वात सारे इन्वॉल्वमेंट हैं, उनका इन्वॉल्वमेंट है, तो ये भी दूषित हैं, क्योंकि क्या है? त्रिदोष प्रकोप है। तो वात कफ रक्त और मांस की दुष्टि होगी। अब ये यहाँ पर आ गए, इन्होंने स्थान संचय कर लिया, इन्होंने इनको दूषित किया। दूषित करने पर उन्होंने इस प्रकार से दूषित किया कि त्वचा का वर्ण हमें कैसा दिखाई दे रहा है? पांडु दिखाई दे रहा है, श्वेत दिखाई दे रहा है। जो जैसी अपनी स्किन का कलर नेचुरल था वैसा ना होके श्वेत या पांडु दिखाई दे रहा है, और उसी रोग को क्या बोल दिया? पांडु। लेकिन इसके अंदर आपको एक तो सबसे इम्पोर्टेंट बात, आप पूरी संप्राप्ति लिख सकते हो अगर आप भूल भी जाते हो। एक तो आपको ये याद रखना है और एक आपको ये याद रखना है, उसके बाद आप सारा लिख दोगे। बस ये दो हाईलाइट पॉइंट हैं इसके अंदर कि त्रिदोष प्रकोप कौन सा है? पित्त प्रधान त्रिदोष प्रकोपक व्याधि है, जिसमें क्या होगा आगे आपको तो पता है, क्योंकि जब हम जितनी भी डिजीज पढ़ेंगे आप देख लेना, अल्टीमेटली क्या होगा? दोष प्रकोप होके स्रोतस अवरोध होना है। डिपेंड ये करता है कि उसमें स्रोतस अवरोध होने के बाद प्रसर और स्थान संचय कहाँ हुआ है, उसी अकॉर्डिंग उसके लक्षण आएंगे, और लक्षण के अकॉर्डिंग अलग अलग डिजीज, जैसे अगला हम हृदय रोग पढ़ेंगे या श्रोत रोग पढ़ेंगे, लेकिन होगा सब में क्या? ये चीज तो सब में सेम रहने वाली है, स्रोतस अवरोध होने वाला है। बस स्थान संचय और लक्षण ही अलग अलग व्याधि की पहचान कराएंगे। तो यहाँ पर त्वक मांसांतर स्थान संचय हो गया, त्वचा और मांस के मध्य में, जिसकी वजह से क्या है? त्वचा कैसी फील हुई? पांडुवर्णी फील हुई, ठीक है। ये हुई इसकी डिटेल संप्राप्ति। फिर हम बात करते हैं इसकी भेद की, इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर में भी पूछे जा सकते हैं। वात पित्त कफ सन्निपातज और मृत्तिका भक्षण, आपको आचार्य चरक के ही भेद याद रखने हैं। आचार्य सुश्रुत के भी इजी हैं, कोई अलग नहीं है। वात पित्त कफ सन्निपातज, तो जो आचार्य चरक के लिए जो बात है वो ये है कि आचार्य चरक ही केवल मृत्तिका भक्षण पांडु को अलग से बताते हैं। मैं बोल रही हूँ अलग से बताते हैं। आचार्य सुश्रुत ने मृत्तिका भक्षण पांडु को सन्निपातज पांडु के अंदर इन्वॉल्व कर लिया है, ठीक है। लेकिन अभी आपको केवल आचार्य चरक के याद रखने हैं। कोई पूछेगा आपसे कि पांडु कितने प्रकार का होता है, तो आपको सुश्रुत का 4 ना बता के चरक का 5 ही बताना है कि आचार्य चरक ने 5 प्रकार के पांडु बताए हैं: वात पित्त कफ सन्निपातज और मृत्तिका भक्षण, ठीक है। फिर उसके बाद ये जब हम कामला पढ़ेंगे उसी के टाइप होते हैं, लेकिन कुछ आचार्यों ने
कामला, हलीमक व पानकी को पांडु रोग का ही भेद माना है। लेकिन कामला और हलीमक तो क्या होता है, पांडु की नेक्स्ट स्टेज को कामला बोला गया है। ये अलग डिजीज है, रक्त व स्रोतस के अंदर आएगी, वहां देखेंगे, ये तीनों ही नाम आ जाएंगे। ऐसे ही लिखा हुआ है, बस थोड़ा सा दिमाग में अटका लीजिएगा। कुछ आचार्य मानते हैं पांडु का ही भेद, लेकिन ये पांडु नहीं होता है, ये पांडु की नेक्स्ट स्टेज है, इसलिए इसको नाम कामला दे दिया है। कामला बढ़ करके हलीमक और हलीमक बढ़ करके पानकी, ऐसे ये आगे बढ़ते जाते हैं। फिर हम बात करते हैं इसके लक्षण। सामान्य लक्षण का कोटेशन एक लाइन का है, याद रखना है, नहीं भी याद रहेगा आप लिख दोगे। क्या है, सो अल्प। अब सबसे मेन लक्षण तो क्या है, हम पढ़ रहे हैं पांडु। पांडु में क्या हो रहा है, हम पांडु को क्या जानते हैं, एनीमिया। एनीमिया यानी कि ब्लड की कमी, यानी कि रक्त अल्पता। ये तो पहला लक्षण है। ये तो आपको केवल इसका मॉडर्न नाम ही पता है कि ये एनीमिया है, तो भी आप इसको लिख सकते हो। तो पहला लक्षण है इसका, सो अल्प रक्तो मेदस्को निसार शिथिलेंद्रिय। ठीक है, अब इसको डिफाइन करते हैं। सो अल्प रक्तो यानी कि रक्त अल्पता होगी। अभी क्या बोला, स्रोतस अवरोध है। स्रोतस अवरोध है यानी कि आगे की धातुएं नहीं बन रही। आपको ओज का दिमाग में रखना है, ओज का क्षय। तो ओज का क्षय तो सबसे बाद में होगा, सबसे बाद में यानी कि और धातुओं का क्षय होने के बाद में ओज की कंडीशन तक पहुंचते हैं हम। तो इसमें व्यक्ति अगर लंबे टाइम तक उस व्यक्ति को पांडु बना रहता है, तो पहले अगर कोई व्यक्ति स्थूल है या फिर पहले किसी के अंदर मेद अधिक है, तो धीरे धीरे क्या होता है, उसके अंदर फैट नहीं बनता है, क्योंकि आगे की धातुएं नहीं बन रही हैं। तो अल्प रक्त अल्पता, अल्प मेदस्विता, मेद की कमी, रक्त की कमी, सारहीनता। सारहीनता वर्ड किसके लिए आया है, ओज के लिए, क्योंकि सार क्या है, ओज। ओज की कमी हो रही है अल्टीमेटली, तो सारहीनता। ये चार लक्षण है कोटेशन वाले, ये तो आपको याद रखने ही रखने हैं। फिर है इंद्रिय शिथिलता, यानी कि अब देखो, रक्त की कमी हो रही है, सब चीजों को न्यूट्रिशन कौन देता है, ब्लड देता है, ठीक है। या फिर आयुर्वेद की बात करें तो रस देता है, रस देता है या रक्त देता है, जो भी है आप जैसे भी समझो। तो वो चीजों से हमें न्यूट्रिशन मिलता है, हमारी इंद्रियों को भी न्यूट्रिशन चाहिए, तभी तो वो अपना काम कर सकती हैं। लेकिन रक्त की कमी है, रक्त की कमी है यानी कि प्रॉपर हर कोई जो सेल है उसको न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, यानी कि उनके अंदर भी क्या आ जाएगी, शिथिलता। शिथिलता का मतलब है कि इंद्रियां भी अपना काम ठीक तरीके से नहीं करेंगी। अब ठीक तरीके से नहीं करने का मतलब, जैसे कि क्या होगा, इसके जो ये एनीमिया वाला पेशेंट है, इसको क्या है, आंखों के सामने हमेशा क्या है, अंधेरे जैसी कंडीशन रहेगी, क्योंकि इसकी जो चक्षु इंद्रिय है वो भी ढंग से काम नहीं कर रही। एक लक्षण हम आगे देखेंगे, अभी देखते हैं, देखो, त्वक पांडुता। ये तो नॉर्मल है, आपको पता ही है, यही इसकी मेन पहचान है। फिर उसके बाद है कर्णछेद। कर्णछेद यानी कि कानों में आवाज आती है, उसको टिनिटस बोलते हैं, इसको नाम याद रखिएगा मॉडर्न का भी। कर्णछेद को टिनिटस बोला जाता है। अब टिनिटस क्यों होता है इसके अंदर, इसका एक सिंपल सा लॉजिक है कि यहाँ पर हमने क्या देखा है अभी, पित्त प्रधान त्रिदोषज व्याधि है, ठीक है, त्रिदोषज व्याधि है। अब कहीं भी आवाज आ रही है, जैसे आप सुनते हो आंत्रकूजन हो रहा है या कर्णछेद है, कहीं भी आवाज आ रही है, तो शब्द गुण कौन सा दोष उत्पन्न कर सकता है, अगर आप वात पित्त कफ में से देखोगे तो वात, ठीक है। वायु के अंदर ये एबिलिटी है कि वो चल गुण होता है, उसके कारण वो शब्द उत्पन्न कर सकता है। कानों में आवाज आई कैसे, यहाँ पर जो त्रिदोष प्रकोप हो रखा है उसमें से और दोष तो स्थान संचय करेंगे, वायु भी करेगी, कहाँ पर, त्वचा और मांस के बीच में। लेकिन प्रकोपित वायु है, वायु तो कहीं भी गमन कर सकती है, विमार्ग गमन करेगी वो वायु। तो अगर वो वायु विमार्ग गमन करेगी तो अपने कान का और फेरिंग्स का एक डायरेक्ट कोरिलेशन है, क्या, यूस्टेकियन ट्यूब। यूस्टेकियन ट्यूब के थ्रू अगर वो वायु कहाँ पहुंच गई, कान में, तो कान में पहुंच के वो वायु क्या करेगी, कान में आवाज उत्पन्न करेगी, यानी कि कर्णछेद वाली कंडीशन कब देखने को मिलेगी, ये लक्षण कई और डिजीज में आएगा। इसका कॉन्सेप्ट यही रहेगा कि वायु है, विमार्ग गमन करी गई और यूस्टेकियन ट्यूब के थ्रू कहाँ पहुंच गई, कान में पहुंच गई, ईयर में पहुंच गई, वहां जाके वो क्या करेगी, शब्द उत्पन्न करेगी। तो कानों में उस व्यक्ति को जैसे आसपास कुछ भी नहीं है, फिर भी उसको क्या फील होगा कि मेरे कानों में आवाज आ रही है, सारे टाइम उसे ऐसे कि कोई विशल बजा रहा है, ऐसी साउंड उसको फील होती रहेगी। फिर है उसके बाद शिशिर द्वेषी।
अब यहाँ पर देखो, यहाँ क्लियर कर लीजिएगा, शायद भेद में लिखा नहीं है। यहाँ पर शिशिर द्वेषी, अब शिशिर किसको, ठंडा किसको अच्छा नहीं लगेगा, जिसमें कौन से दोष बढ़े हुए होंगे, जिसको कोई भी शीतल वस्तुएं या शीतल ऋतुओं से नफरत होगी, जिनके गुण में शीत आता होगा, यानी कि वात और कफ। वात और कफ वाले को तो क्या होगा, शिशिर द्वेषी, क्योंकि वायु के अंदर शीत गुण होता है, कफ के अंदर शीत गुण होता है। तो यहाँ भेद में आप लोग इसको लिख लीजिएगा अलग से, यहाँ पर शायद मैं लिख नहीं पाई हूँ। वात और कफज पांडु के लिए आती है ये बात, शिशिर द्वेषी, लेकिन पित्तज पांडु में शिशिर द्वेषी नहीं होगा। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, शीत कामिता। आपको डाउट आ सकता था, तो इसको क्लियर कर लीजिएगा। पांडु पित्त प्रधान व्याधि है, लेकिन पित्तज पांडु में विशेषतः पित्त बढ़ जाएगा, और पित्त बढ़ जाएगा तो उस पित्त के बढ़ने के कारण उसको क्या है, ठंडे की इच्छा होगी। लेकिन यहाँ पर कल भी मैंने आपको बताया, कोई भी त्रिदोषज व्याधि होती है, लेकिन हम उसके भेद को कैसे डिफाइन करते हैं कि उस पर्टिकुलर दोष की उसमें डोमिनेंसी हो गई, वात प्रभावी हो गई, इसलिए वात और कफ में क्या होगा, उसको शिशिर द्वेषी। तो जो सामान्य लक्षण में जो शिशिर द्वेषी लिखा है और यहाँ पर जो शीत कामिता लिखा है, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। शीत कामिता केवल पित्त में आएगी और शिशिर द्वेषी और वात और कफ में आएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद है शीर्ण लोम। शीर्ण लोम यानी कि इसके हेयर फॉल बहुत ज्यादा होगा। जनरली आपने देखा होगा, जिन गर्ल्स के बहुत ज्यादा हेयर फॉल होता है उनके अंदर, नॉर्मली गर्ल्स को तो एनीमिया रहता ही रहता है, तो उनके अंदर क्या है, वो एनीमिक होती हैं, उनके अंदर एनीमिया होता है। वो इसीलिए कि अपनी हर सेल को, हर चीज को न्यूट्रिशन चाहिए, ब्लड की कमी होने से इनको भी न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, तो ये भी हेयर फॉल की तरफ जाएंगे, यानी कि ये भी क्या है, बाल गिरना, बाल झड़ना, नाखून नाखून, ये सब नहीं होगा, इनकी कमी होगी। फिर है गात्र शूल, उसके कमजोरी आ रखी है, दुर्बलता आ रखी है, ठीक है, ब्लड की कमी है, इसलिए उसको क्या होगा, गात्र शूल, सभी अंगों में शूल होगा। उसके बाद है इसके विशिष्ट लक्षण। विशिष्ट लक्षण यानी कि दोष के आधार पर लक्षण। मैंने कोशिश की है कि मैं आपको टेबल फॉर्म में सारा बता सकूं, क्योंकि जैसे आप ऐसे अलग अलग लिख के आते हो ना, ये नोट्स बनाए हैं एग्जाम में कैसा लिख के आना है उसके अकॉर्डिंग। अगर आप एक साथ ऐसे लिख के आ गए कि आपने एक नंबर पर वातज, कोई नहीं पढ़ता, लेकिन अगर आप ऐसे टेबल फॉर्म में एग्जाम में लिख के आओगे ना, आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। मैं खुद लिख के आती हूँ, इसलिए बता रही हूँ। और मार्क्स में ऐसे कभी कम नहीं आए, तो आपको भी यही फॉलो करना है एग्जाम के अंदर, ये पैटर्न। क्योंकि देखो, सब पढ़ते हैं, आपकी क्लास में जितने भी स्टूडेंट होंगे सभी पांडु पढ़ के जाएंगे, लेकिन किसकी कॉपी का प्रेजेंटेशन अच्छा है, मार्क्स उसके ज्यादा आते हैं। तो प्रेजेंटेशन पे डिपेंड करता है एग्जामिनर का मूड और आपके मार्क्स। अगर आप अच्छा लिख के आए हो, अच्छा प्रेजेंट करके आए हो, तो आपको मार्क्स बहुत अच्छे मिलेंगे। तो हमेशा ट्राई किया करो कि टेबल फॉर्म में लिखा करो, पूरा एक साथ हिंदी या सब कुछ समझाने की बजाय पॉइंट बना के टेबल फॉर्म में लिखा करो। थोड़ा टॉपिक से अलग हो गए, वापस आते हैं। विशिष्ट लक्षण। विशिष्ट लक्षण में अभी पढ़ रहे हैं हम चार, कौन कौन से, वात, पित्त, कफ और सन्निपात। ये पढ़ेंगे अलग से, मृत्तिका भक्षण, ठीक है। 5 भेद हैं, पांचों पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं वातज पांडु। तो वातज में अब आपको डोमिनेंसी दिखानी है वात की। अब देखिए, त्वचा का वर्ण कैसा होगा, पांडु तो रहेगा, पांडु नहीं जाएगा कहीं, लेकिन कृष्ण वर्णी हो जाएगा, क्योंकि वायु का कलर कैसा, अरुण और श्याव या कृष्ण वर्ण आते हैं वात के हिस्से में, मल्टी कलर जाते हैं सारे पित्त के हिस्से में, और श्वेत वर्ण जाता है कफ के हिस्से में, ठीक है। ये कलर वाला भी आपको याद रखना है। बहुत सारी डिजीज आएंगी, सारी स्किन डिसऑर्डर में भी ऐसे ही लिख के आना है आपको। फिर है, सॉरी, फिर तो त्वचा कैसी होगी, कृष्ण वर्णी व पांडुवर्णी, ठीक है। अब वायु की अधिकता है, वायु की अधिकता है तो वायु के गुण याद रखिए हमेशा, तत्र रुक्ष लघु शीत, बस वैसे ही लक्षण लिखने हैं। क्या है, रुक्षता मिलेगी, स्किन कैसी हो जाएगी, ड्राई हो जाएगी। कंपन, अगर वायु बहुत ज्यादा प्रकोपित है तो हाथ पैरों में कंपन हो सकता है, हाथ पैरों में ट्रिमर्स या कंपन। ट्रिमर्स तो बहुत ज्यादा आगे की स्टेज होती है, नहीं देखने को मिलती, लेकिन नॉर्मली ऐसे हाथों का कांपना ऐसा देखने को मिलेगा। फिर है अंगमर्द, ज्वर और तोद। वायु की वजह से क्या होगा, बढ़ी हुई वायु के कारण क्या होगा, अंगमर्द होगा, और क्या होगा, तोद, वायु की वजह से वेदना होगी।
और अगर क्या है पित्त प्रधान त्रिदोषज है तो ज्वर तो उसको तीनों में ही रह सकता है, वात में, पित्त में, कफ में, किसी में भी रह सकता है। फिर उसके बाद है मल शुष्कता, बढ़ी हुई वायु। कल भी देखा था। बढ़ी हुई वायु क्या करती है? गाढ़ विडक्ता या फिर मल शुष्कता, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन की जब भी बात करते हैं वायु के हिस्से ही जाता है वो। और क्या होगा? बलनाश। बलनाश क्यों हो रहा है? क्योंकि ओज नहीं है, इसलिए बल का नाश। और पार्श्व वेदना। अब वेदना तो इसके अंदर आप कहीं की भी लिख के आ सकते हो, क्योंकि अधिकता किसकी है? वायु की है। सिराशूल लिख दो। अभी बहुत ऐड कर सकते हो, आपको जितने भी वायु के लक्षण आए ना, अगर बड़ा क्वेश्चन आ रहा है तो आप बहुत कुछ बढ़ा सकते हो इसके अंदर। तो यहाँ पे शिरशूल लिख दिया, अंगशूल लिख दिया, कुछ भी और भी ऐड कर सकते हो। तो वायु बढ़ी हुई है इसलिए इसको क्या होगी? पार्श्व वेदना। फिर उसके बाद है नेक्स्ट पित्तज पांडु। पित्तज पांडु में सबसे पहला पॉइंट तो आपको वही रखना है कि स्किन का कलर कैसा होगा। तो स्किन का कलर इसमें हरित वर्णी पांडु वर्णी, त्वचा कैसी हो जाएगी? हरित वर्णी हो जाएगी। हल्का हल्का ग्रीनिश कलर दिखाई देने को मिलेगा। ज्वर होगा, दाह होगा और तृष्णा, बढ़े हुए पित्त के कारण। पित्त बढ़ा हुआ है, ठीक है, पित्त बढ़ा हुआ है, पित्त का ही काम, रंजक पित्त का काम होता है मल मूत्र का रंजन करना। तो अगर पित्त बढ़ा हुआ है तो पीत वर्णी मल मूत्र, यानी कि बहुत ज्यादा येलो आएंगे, बहुत ज्यादा पेल आएंगे। तो पित्त वर्णी मल मूत्र का होना, क्योंकि रंजन कर्म अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा कौन करता है? पित्त करता है। अति स्वेद और शीत कामता, ये पॉइंट याद रखने हैं। शीत क्यों? क्योंकि पित्त बढ़ा हुआ है। पित्त के बढ़ने के कारण उसको क्या होगा? ठंडी चीजें खाने का मन करेगा। और पित्त की उष्णता के कारण उसको क्या होगा? अति स्वेद होगा। और बढ़े हुए पित्त के कारण भी क्या होगा? उसको अम्ल उद्गार, एसिडिटी वाली कंडीशन भी देखने को मिल सकती है। और भी इसके अंदर आप पित्त वाले लक्षण ऐड कर सकते हो, मूर्छा भी कर सकते हो, तिमिर भी कर सकते हो, ये सारे लक्षण इसके अंदर ऐड कर सकते हो। फिर है कफज पांडु। कफज पांडु में त्वचा श्वेतवर्णी होगी। अब सारे कफ के लक्षण लिखने हैं, यह कफ के मेन पॉइंट हैं। गुरुत कफ है तो गुरुता होगी, कफ है तो तंद्रा होगी, ठीक है। और फिर है लाला स्राव, सलाइवेशन बढ़ जाएगा। सलाइवेशन बढ़ जाएगा तो जब भी आपने देखा होगा किसी को वॉमिटिंग आने वाली होती है उससे पहले सलाइवेशन बहुत ज्यादा होता है। तो अगर सलाइवेशन बहुत ज्यादा हुआ तो नोजिया की कंडीशन बन के उसको क्या हो सकता है? सर्दी भी हो सकती है, क्योंकि कफ बढ़ा हुआ है। फिर उसके बाद यहाँ पर मल मूत्र कैसे आएंगे? श्वेत आएंगे। मलमूत्र यहाँ पर कैसे थे? पीतवर्णी थे, यहाँ पर कैसे आएंगे? श्वेत आएंगे। इसका बहुत, ये जो कलरेशन होता है इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको कामला के अंदर समझाऊंगी, वहां पर डिटेल में आएगा। तब आपको एकदम क्लियर होगा कि यहाँ पर श्वेत क्यों था, यहाँ पर पित्त पीत क्यों था, ठीक है। फिर है इसका मुंह का टेस्ट कैसा हो जाएगा? मधुरास्यता। अब यहाँ पर भी आप, यहाँ पर जैसे मधुरास्यता लिखा है तो यहाँ पर आस्य व रस लिख सकते हो, यहाँ पर कटुकास्यता लिख सकते हो या तिक्तास्यता लिख सकते हो, जो भी जिनके जो रस होते हैं उनके अकॉर्डिंग उनके मुंह का रस हो जाएगा। ऐसे ही फिर बात करते हैं सन्निपातज पांडु में कैसे लक्षण आएंगे? मिश्रित, यानी कि सन्निपातज पांडु में आपको वात पित्त कफ इन तीनों के लक्षण इसके अंदर लिखने हैं। फिर है नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट, पांडु का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो या तो पूरा पांडु 10 नंबर के अंदर पूछा जाएगा कि पांडु का वर्णन कीजिए, वरना अकेला मृतिका भक्षण, बहुत बार रिपीट हुआ है, लास्ट ईयर के पेपर्स देख लीजिएगा उठा के। मृतिका भक्षण पांडु 5 नंबर में बहुत बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इसको सुनिएगा। मृतिका भक्षण पांडु नाम से ही क्लियर है, क्या है कारण? मिट्टी खाना। अब ये जनरली किसके अंदर देखा जाता है? या तो छोटे बच्चों के अंदर, या जो प्रेग्नेंट फीमेल होती हैं उनके अंदर, उनको भी क्या है प्रेगनेंसी के अंदर मिट्टी खाने की या चौक वॉक खाने की आदत पड़ जाती है, तो उनके अंदर ये वाला पांडु देखने को मिलता है। जनरली बच्चों के अंदर होता है मृतिका भक्षण जन्य पांडु, यानी कि मिट्टी मिट्टी खाने से। अब देखो ये कौन सी व्याधि है जिसमें निदान से ही उसका क्लियर हो रहा है, यानी कि हमने पढ़ा था निदान पंचक के अंदर कि कुछ व्याधियों का तो हमें आगे ज्यादा देखने की जरूरत ही नहीं है, निदान से ही क्लियर हो जाता है कि इस व्यक्ति को ये व्याधि है, तो ये उसी व्याधि के अंदर आएगा। तो निदान क्या किया? मृतिका भक्षण निदान था उसका, मेन निदान यही रहेगा, और निदान साथ में लिख सकते हो आप, ठीक है, लेकिन मेन जो निदान है वो तो यही रहेगा। अगर मिट्टी नहीं खाएगा तो मृतिका भक्षण पांडु होने का सवाल ही नहीं होता, फिर तो उसको और दूसरे कोई पांडु होंगे। लेकिन मृतिका भक्षण पांडु हो रहा है तो इससे डायरेक्ट आपको समझ जाना है
कि उस व्यक्ति ने मृत्तिका का भक्षण किया होगा। अब कैसी मिट्टी का सेवन किया है जिसकी वजह से कौन से दोष का प्रकोप हुआ है? यानी कि अगर उसने कसाय मृत्तिका का सेवन किया है तो कसाय मृत्तिका से क्या होगा? वात का प्रकोप होगा। ऊसर मृत्तिका या लवण मृत्तिका का सेवन किया है तो पित्त का प्रकोप होगा, और मधुर मृत्तिका का सेवन यानी कि मीठी मिट्टी का सेवन किया है तो कफ का प्रकोप होगा। ठीक है? या फिर सारा मिक्स करके उसने तो मिट्टी खाई है, मिट्टी में तीनों तरह की मिट्टी थी, तो क्या हो गया इसके अंदर? त्रिदोष प्रकोप हो गया। ठीक है? अब क्या हुआ? त्रिदोष प्रकोप तो होना ही था, व्याधि त्रिदोषज है। ठीक है? कैसे हुई? कैसी मिट्टी खाने से हुई? डिपेंड करता है। फिर उसके बाद इम्पोर्टेंट पॉइंट, मिट्टी का गुण आपको याद रखना है। मृत्तिका कैसी होती है? रुक्ष गुण वाली होती है। मृत्तिका अगर शरीर में हमने मिट्टी खाई है तो वो हमारे शरीर में रुक्षता उत्पन्न करेगी, स्नेहन तो कर ही नहीं सकती। पानी डाल देते हो वो बात अलग है, लेकिन अगर आप मिट्टी को देखो तो मिट्टी तो सूखी ही होती है, रुक्ष ही होती है। तो क्या करेगी? अब ये मिट्टी गई है तो ये क्या करेगी? देखिएगा, अन्न रस रक्त आदि में रुक्षता उत्पन्न, रुक्ष गुण है इसके अंदर, त्रिदोष प्रकोप कर ही रखा है। आपने जो खाना खाया या आपकी जो भी रस रक्त आदि धातु है उनमें क्या करेगी? ये रुक्षता उत्पन्न करेगी। अब ऐसा होता क्यों है? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारी जठराग्नि है, या फिर हम ये बोले कि मृत्तिका का पाचन नहीं होता है शरीर के अंदर, मिट्टी का पाचन नहीं होता है। उस वो हमेशा जैसी हमने खाई है वैसी की वैसी ही पड़ी रहती है। तो मृत्तिका का अविपाक होता है, जठराग्नि इसको नहीं पचा सकती। अब अविपाक है, जैसी है वैसी ही पड़ी रहेगी, तो कोई भी चीज़ बाहर से आके अपने शरीर में पड़ी है, तो ऐसा तो है नहीं कि जहाँ भी वो रखी है या पड़ी हुई है तो वो चुपचाप बैठी रहे, विकृति करेगी। विकृति क्या कर रही है? रस रक्त आदि में रुक्षता उत्पन्न कर रही है। अब इसका अविपाक, पाचन नहीं हो रहा। पाचन नहीं हो रहा तो क्या होगा? ये जगह तो लेगी, अगर हमने मिट्टी खाई है तो हमारे बॉडी के अंदर ये जगह तो लेगी। जगह लेगी तो क्या करेगी? ब्लॉकेज किसका? स्रोतस का। तो इसका अविपाक होने की वजह से जहां जहां भी वो मिट्टी चली जाएगी वहां वहां क्या करेगी? स्रोतस का अवरोध करेगी, और अवरोध होने से वापस से वही संप्राप्ति आ जाती है कि अवरोध हुआ यानी कि धातु पोषण का अभाव, यानी कि रस से रक्त नहीं बन रहा, रक्त से मांस नहीं बन रहा, आगे ओज नहीं बन रहा, आगे की धातुओं का क्या हो गया? पोषण अभाव हो गया। अब पोषण अभाव होने से लक्षण तो अल्टीमेटली वही आने हैं, क्योंकि है तो ये पांडु, लेकिन निदान बदला है, व्याधि तो सेम है। मृत्तिका भक्षण में निदान ही तो बदला है, मृत्तिका भक्षण, व्याधि तो वही है, पांडु। तो लक्षण क्या आएंगे इसके अंदर? वही ओज का क्षय, इंद्रिय का नाश, बल वर्ण अग्नि नाश और ऊष्मा का क्षय, और क्या हो गया? मृत्तिका भक्षण पांडु। तो आपको इसके अंदर मेन संप्राप्ति यहाँ तक याद रखनी है, मृत्तिका का अविपाक। उसके बाद तो सेम संप्राप्ति ही आपको वापस से लिख देनी है, क्योंकि इसमें इम्पोर्टेंट चीज ये है, एक तो इसमें मिट्टी का क्या है? पाचन नहीं हो रहा, पाचन ना होने से वो अवरोध कर रही है, और मृत्तिका का जो रुक्षण गुण है, जो उसका रुक्ष गुण है, वो क्या कर रहा है? धातुओं में रुक्षता उत्पन्न कर रहा है। अब रुक्षता उत्पन्न होगी यानी कि सुखाना शुरू करेगा, कमी करना शुरू करेगा। तो मिट्टी खाने से रस और रक्त की कमी ऐसे भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि मृत्तिका का गुण कैसा होता है? रुक्ष होता है। उसके बाद और लक्षण क्या हो सकते हैं इसमें? जो सामान्य लक्षण पड़े वही सारे इसमें आ जाएंगे, लेकिन मिट्टी की वजह से एक दो लक्षण हमें एक्स्ट्रा मिल सकते हैं। इंद्रिय नाश, बल वर्ण का नाश, बल का नाश, अक्षिकूट में शोथ, ये तो पांडु का सामान्य लक्षण में भी आप लोग ऐड कर लीजिएगा अगर वहां नहीं था। उस व्यक्ति को क्या होता है? बहुत ज्यादा पेन होता है ऑर्बिटल रीजन में, आई में उसको बहुत ज्यादा पेन होता है, क्योंकि आंखों के सामने एक तो अंधेरे वाली कंडीशन और ब्लड की कमी होने की वजह से। शोथ का मतलब आपको इन्फ्लामेशन से नहीं लेना है, पेन से लेना है, उसको पेन होता है बहुत ज्यादा। जब इसका हिंदी में डिटेल जब आप ब्रैकेट के अंदर देखते हो तो हिंदी में पेन लिखा हुआ है, शोथ तो नहीं मिलेगा वहां देखने के लिए, क्योंकि शोथ के लिए इन्फ्लामेशन होगा तो ब्लड की ऑलरेडी कमी है, तो शोथ नहीं मिलेगा, वहां पर पेन होता है ऑर्बिटल रीजन में। फिर क्या है? भ्रू और गंड प्रदेश में शोथ। अब यहाँ पर जो शोथ है या फिर यहाँ पर भी जो शोथ है, इसकी बात हम ऐसे कर सकते हैं अगर समझना भी है तो, कि मिट्टी हमने खाई है, बाहर से ये क्या करेगी? अपने लिए एंटीजन का काम करेगी, और एंटीजन का काम करने की वजह से क्या है? इन्फ्लामेशन स्टार्ट होता है। अगर मतलब निकालना है तो इस तरीके से निकालेंगे, बाकी आयुर्वेद का लॉजिक तो इसमें शोथ का कोई भी समझ आता नहीं है,
लेकिन हम यही मतलब निकालेंगे कि जैसे ही हम उसको खाएँगे, गंड प्रदेश यानी कि मिट्टी हमने गले से मिट्टी मुँह से खाई, गले में अपने क्या है लिम्फ नोड्स होते हैं, वहीं से क्या है इन्फ्लेमेशन डब्ल्यूबीसी आएगी, इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाएगा। फिर है उसके बाद कृमि कोष्ठता, पेट में कीड़े पड़ना। स्वाभाविक सी बात है, मिट्टी खाओगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि मिट्टी में कीड़े ना हो, और वो मिट्टी के साथ जो अगर कीड़े जाए तो पेट के अंदर अगर कृमि जा रहे हैं, तो कृमि के अंदर तो ये एबिलिटी होती है, वो तो रिप्रोडक्शन द्वारा अपनी जो है पॉपुलेशन ग्रोथ कर सकता है। तो थोड़े बहुत भी कृमि गए वो आगे बहुत ज़्यादा क्या है, कई बार तो ऐसा देखने को मिलता है कि पूरी ही जो ड्यूडेनम है या स्टमक है उसके अंदर क्या है बहुत ज़्यादा नोड्यूल के रूप में बन जाते हैं। ये कृमि जो है नोड्यूल रूप में हो जाते हैं, गाँठ रूप में बना लेते हैं। लास्ट में क्या है ऑपरेशन ही करना पड़ता है, ऑपरेटिव सर्जरी ही करनी पड़ती है। कृमि कोष्ठता भी देखने को मिल सकती है। फिर है अतिसार। अब यहाँ पर अतिसार किस लिए देखने को मिलेगा? कृमि की वजह से। अगर ऐसा कोई कृमि गया है जो डायरिया कॉज़ करता हो या ऐसा कोई बैक्टीरिया वायरस गया है जो डायरिया कॉज़ करता हो, उसकी वजह से क्या होगा? कृमि कुष्ठता। दूसरा, आप लोगों ने अगर अष्टांग हृदय में ये चीज़ सुनी हो कि ऐसी कोई भी वस्तु जो अपने मन और शरीर को बाधा पहुँचाती है, उसको क्या बोला जाता है? शल्य बोला जाता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा शायद अष्टांग हृदय का 28 या 27 नंबर चैप्टर है कोई, या यंत्र के अंदर आया है ये चीज़ शल्य की परिभाषा। तो वहाँ आपने देखा होगा कि कोई भी ऐसी चीज़ जो अपने मन को या शरीर को बाधा पहुँचाती है, वो सारी चीज़ें अपने लिए तो क्या होती हैं? शल्य। ये मिट्टी है, मिट्टी शरीर में जाके पड़ी है, पाचन नहीं हो रहा, एब्ज़ॉर्प्शन नहीं हो रहा, चुपचाप पड़ी है, तो अपनी बॉडी भी रिएक्ट करती है किस लिए? शल्य को बाहर निकालने के लिए। तो उस शल्य को बाहर निकालने के लिए भी क्या है, यानी कि मिट्टी को बाहर निकालने के लिए भी क्या है, बॉडी का जो बॉडी जो है रिएक्ट कर रही है, अतिसार हो जाता है इसलिए उस मिट्टी को बाहर, क्योंकि उसका पाचन तो नहीं हो रहा। पाचन नहीं हो रहा, तो क्या है किसी न किसी तरीके से तो बॉडी खुद तो करती है ना कोशिश, तो उसकी वजह से क्या है स्टार्टिंग में डायरिया देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर अतिसार के 2 कॉज़ हो सकते हैं। एक तो कृमि की वजह से भी अतिसार हो सकता है, दूसरा जो मृत्तिका है वो अपने लिए शल्य का काम कर रही है और शरीर उस शल्य को बाहर निकालने की कोशिश करेगा, इसलिए क्या हो जाएगा? अतिसार हो जाएगा। अब मिट्टी है वो वमन के थ्रू तो बाहर निकल नहीं सकती, तो वो मल के थ्रू ही बाहर जाएगी। और क्या होगा? मिट्टी है, मिट्टी के अंदर गुण होता है चिपकने का, ठीक है? ये क्या है? या फिर उस मृत्तिका की रुक्षता की वजह से अगर कोई ब्लड वेसल रप्चर हो गई, तो रक्त बाहर आ सकता है, और मिट्टी के अंदर चिपकने का गुण होता है, तो वहाँ जो आस-पास का कफ होगा, वो कफ को भी साथ लेकर के बाहर आएगी। तो रक्त और कफ मिश्रित मल का त्याग देखने को मिलेगा। फिर है इसकी साध्य-साध्यता, ठीक है? असाध्य कौन-सा पांडु होगा? वैसे पांडु कैसी व्याधि होती है? साध्य व्याधि होती है। अगर हम नॉर्मली बात करें, आपसे कोई ऐसे पूछे कि पांडु साध्य है या असाध्य है? तो पांडु साध्य होता है, क्योंकि ब्लड की कमी एनीमिया तो जनरली हर दूसरे-तीसरे व्यक्ति को देखने को मिलता है, तो ऐसा थोड़ी है कि वो असाध्य है। असाध्य कब होगा? चिरकालिक, बहुत साल हो गए, बहुत सालों से उसके अंदर एनीमिया की कंडीशन देखने को मिल रही है आपको, तो वो कैसा होगा? असाध्य। असाध्य कब? जब सब तरफ की कोशिश करके देख ली, किसी भी चीज़ से ठीक नहीं हो रहा। या अति रक्तक्षय, तो अति रक्तक्षय कब होगा? जब बाहर से उसे कोई इंजरी हो जाए, एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट में, अब एक्सीडेंट वाले पेशेंट को भी तो एनीमिया होता है, बहुत सारा ब्लड लॉस हो जाता है, तो एनीमिया, एनीमिया किसी को भी हो सकता है। पांडु ऐसे नहीं है कि पांडु अकेली एक व्याधि है तभी पांडु होगा। कई ऐसी बहुत सारी डिजीज हैं जिसमें आपको एक सिम्पटम पांडु मिलेगा, यानी कि पांडु के लिए आप एक लाइन और लिख सकते हो। पांडु स्वयं स्वतंत्र व्याधि है, लेकिन दूसरी व्याधियों में लक्षण स्वरूप उत्पन्न हो सकती है। जैसे मान लो पाइल्स है, पाइल्स में क्या है? ब्लीडिंग पाइल्स है, किसी को ब्लड लॉस हो रहा है तो एनीमिया की कंडीशन देखने को मिल सकती है। किसी को हाइपोटेंशन है, बीपी लो रहता है तो एनीमिया की कंडीशन मिल सकती है। तो पांडु तो कहीं भी आपको देखने को मिल सकता है। किसी का एक्सीडेंट हो गया, ब्लड लॉस हो गया, उसको भी पांडु हो गया। तो इसके लिए अब जब यहाँ किसी का एक्सीडेंट हुआ है, तो उसके लिए पूरी पांडु की संप्राप्ति का वापस से होना ज़रूरी थोड़ी है। वो तो एक बाहरी कॉज़ रहा। लेकिन मैं आपको इन सब बात से केवल यही बताना चाहती हूँ कि आप ये ना समझे कि पांडु केवल पूरी एक व्याधि होगी, उसके निदान सेवन करेंगे या संप्राप्ति होगी तभी पांडु होगा। पांडु किसी दूसरी डिजीज़ के साथ भी हो सकता है। फिर है पांडु संघातदर्शी। इसका मतलब क्या है कि जिस व्यक्ति को पांडु हुआ है,
वो व्यक्ति सभी चीज़ों को आस-पास चाहे कैसा भी कलर हो, लेकिन वो सभी चीज़ों को श्वेत और पीत वर्ण से व्याप्त देखने लग जाए, तो हमें समझ जाना है कि इस व्यक्ति को जो पांडु है वो असाध्य है। अगर उस व्यक्ति को ज्वर और अतिसार लक्षण देखने को मिले हैं, अतिसार भी देखा है, ज्वर भी देखा है, स्टार्टिंग की कंडीशन में नहीं, कब? जब चिरकालिक हो तब। अगर ज्वर और अतिसार उसको पांडु के साथ-साथ लगातार बने रहें तब भी वो पांडु कैसा होगा? असाध्य होगा। अब पांडु के उपद्रव क्या-क्या हो सकते हैं? किसी व्यक्ति को पांडु है, त्रिदोष प्रकोप हो रखा है, तो अग्नि का इन्वॉल्वमेंट तो होगा ही होगा डायरेक्ट। तो अरुचि है, क्या है? बहुत ज़्यादा वमन उसको उपद्रव के रूप में हो सकता है, यानी कि बार-बार उसको वॉमिटिंग आना, तृष्णा, ज्वर, मूर्छा ये क्यों हो रही हैं? क्योंकि दोष प्रकोप के कारण ही ये सारे लक्षण दोष प्रकोप के, ये कफ की वजह से होंगे। ये किसकी वजह से होंगे? पित्त की वजह से। अगर दोष की प्रकोपिता बढ़ जाती है, दोष बहुत ज़्यादा प्रकोपित हो जाते हैं, तो ये सारे लक्षण आपको देखने को मिलेंगे। अग्निमांद्य है, शिरशूल है, हृदय पीड़ा है। हृदय पीड़ा क्यों? रक्त प्रदोषज विकार है। कंठ दौर्बल्य, बोल भी नहीं पाएगा, अगर इतनी ज़्यादा वीकनेस आ गई है शरीर के अंदर, बोल भी नहीं पाएगा। शोफ या शोथ हमने यहाँ देखा था, इसकी वजह से भी हो सकता है। और क्लम, क्लम का मतलब होता है कि काम नहीं कर रहा फिर भी उसको थकावट हो जाना। क्लम के लिए क्या आता है? बिना परिश्रम या बिना श्रम के भी जिसको थकावट हो जाए उसको क्या बोला जाता है? क्लम। एक तो है कि इसको कुछ काम करने को बोला, तभी क्या है इसको तब थकावट हो रही है, वो चीज़ समझ में आती है। लेकिन बैठे-बैठे भी इसको अगर थकावट हो रही है, यानी कि वो उपद्रव है किसका? पांडु का। तो इसके साथ-साथ ये पांडु के साथ जो लक्षण है उसके साथ-साथ ये कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकते हैं। अब इसमें कुछ अलग नहीं है, ये जो कॉम्प्लिकेशन है ये हम लक्षणों के अंदर पढ़ के आ चुके हैं, सभी लक्षणों के अंदर कुछ अलग नहीं है, कंठ दौर्बल्यता अलग से है ये। तो आपको उपद्रव के लिए भी अलग से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उपद्रव फिक्स होते हैं हर डिजीज़ के, जैसा पढ़ोगे आप आगे-आगे आपको समझ आता जाएगा कि जैसे तृष्णा, ज्वर, मूर्छा ये ज़्यादातर हर किसी का उपद्रव होगा, शोफ और क्लम हर किसी का उपद्रव होता है। तो उपद्रव के लिए भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है।